आभा प्रकाश राव के सामने उनके ऑफिस में बैठी हुई थी। प्रकाश कह रहे थे, आभा जी, आपका बेटा हर महीने 25,000 रुपये भेजता है ताकि आश्रम के सबसे अच्छे कमरे में आप आराम से रह सकें। देखिए प्रकाश जी, मैं संयुक्त परिवार में पली बड़ी हूँ और शादी भी संयुक्त परिवार में ही हुई है। समय बीतते देर नहीं लगती। आज जब सब अपनी अपनी गृहस्थी में संभालते हुए अलग अलग हो गए, मैं भी पति की मृत्यु के बाद बेटे के साथ रहने के लिए उसके घर आई थी और वहाँ से यहाँ पहुँच गई हूँ। इस तरह अलग बंद कमरे में रहने से मेरा दम घुटता है। यहाँ सब मिलकर एक जगह नहीं रह सकते हैं क्या? प्रकाश जी ने कहा कि जी आभा जी, एक जगह है जहाँ सब लोग मिलकर रहते हैं, परंतु ये वे लोग हैं जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता है, जो पैसे नहीं भर सकते। उनके लिए हम बिना पैसे के लिए एक हॉल अलॉट कर देते हैं, वे सब वहीं रहते हैं। आप वहाँ नहीं रह सकेंगी। आपका बेटा आपको कितना प्यार करता है, इसीलिए इस आश्रम के सबसे अच्छे रूम को आपके लिए उसने चुना हुआ है। आभा के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आती है। वहाँ पर जो लोग काम करते हैं वे छोटे मोटे काम करके मदद कर देते हैं। आभा ने कहा, प्रकाश जी, मैं उन्हीं लोगों के बीच रहना पसंद करूँगी। ये एसी, टीवी, इंटरनेट, ये सब मुझे रास नहीं आते। आभा जी, वरुण जी ने अगर फ़ोन करके पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा? आप उससे कुछ मत बताइए, ये हम दोनों के बीच ही रहने दे। वो जो पैसा भेजता है उन्हें बैंक में डाल दीजिए। कहते हुए वो ऑफिस से बाहर आ गईं। आभा का सारा सामान हॉल में पहुंचा दिया गया। उन सब के साथ रहते हुए उनके दुखड़े सुनती थी। आभा हर जगह कुछ न कुछ काम करते हुए दिखती थी। रसोई में खाना भी बनाती थी। लोगों को उनके द्वारा बनाए हुए व्यंजन बहुत पसंद आते थे। उन्हें थोड़ा सा भी समय मिलता था तो वे बगीचे में बैठकर पौधे से बातें भी किया करती थी। वरुण शुरू में हर हफ्ते फ़ोन करता था, फिर धीरे धीरे महीने 15 दिन में करने लगा था, परंतु सिर्फ पूछने के लिए, कैसी हैं, पैसे चाहिए क्या? विनीता बेटी है, वो भी जबकि समय मिले तब बात करती है। अभी तो 2 साल होने को है। न बेटी ने न और बेटे ने खबर ली है। वहाँ दूसरों के दुख दर्द को सुनकर आभा को लगता था कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ। उसे वो दिन याद आता है जब पति की मृत्यु के बाद बेटा उसे प्यार से अपने घर ले आया था। उसके पास बैठकर उसका हाल चाल पूछा करता था। बेटी विनीता उस दिन आई थी ये बताने के लिए कि उसके पति को ऑफिस की तरफ से अमेरिका भेजा जा रहा है, तो वो इस महीने के अंत तक चली जाएगी, इसीलिए सबसे मिलने आई थी। आभा को बुरा लगा था कि वो इतनी दूर चली जा रही है। विनीता को एयरपोर्ट पर छोड़कर आने के बाद से बहू मेघा के दिमाग में कुछ चल रहा था। वो बार बार अपने पति से कहने लगी कि हम भी अमेरिका चले जाएंगे, तुम वहाँ से एमएस करके आए हो और परिवार कहते हुए यहीं रुक गए हो। तुम्हारी बहन देखो कैसे उड़ गई, हम भी चलते हैं। वरुण उसे समझा रहा था कि मेरे पापा नहीं हैं और बहन भी अमेरिका चली गई है। अब तो खुद सोच, माँ को किसके सहारे छोड़ दूँ बता। मेघा ने कहा कि वरुण, सब अपने बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा सा स्वार्थी हमें भी बनना है। हमें हमारे बच्चों का भविष्य सुधारना है। मैं नहीं जानती तुम क्या करने वाले हो, परंतु मुझे तो अमेरिका जाना ही है। उनकी इन बातों को आभा ने सुन लिया। वो सोचने लगी थी कि ना जाने कैसा ज़माना आ गया है। हम भी अपने ज़माने में स्वार्थी हो जाते थे तो बच्चों के लिए इतना कर पाते थे क्या? आभा ने निश्चय कर लिया था कि उसे अलग रहना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे पता है कि मेघा की जिद ही तो जीतेगी। आभा ने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। एक दिन वरुण ने बताया था कि उसके ऑफिस से उसे प्रोजेक्ट के सिलसिले में अमेरिका भेजा जा रहा है। उसने यह भी कहा कि माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैंने एक बहुत ही सुंदर हाई-फाई वृद्धाश्रम देखा है जिसमें सारी सुख सुविधाएं हैं। वहाँ इंटरनेट है, टीवी है, एसी है और बहुत बड़ा सा कमरा है। जो चाहे वो तुम्हें मिल जाएगा। आभा निशब्द हो गई थी। उन्हें उसी हफ्ते जाना था, इसीलिए उन्होंने आभा का सामान पैक करके उन्हें वृद्धाश्रम में भर्ती कराने के लिए निकल पड़े।
रास्ते भर वरुण के दोनों बेटे कहते रहे कि दादी आप हमारे साथ अमेरिका चलिए ना, हम सब साथ रहेंगे। मेघा ने उन्हें समझाया कि दादी बाद में आ जाएंगी। वरुण ने मैनेजर से बात की और माँ को वहाँ छोड़कर चला गया। अब 2 साल हो गए हैं, उसने उनकी खबर लेनी बंद कर दी। हाँ, पैसे ज़रूर भेज दिया करता था। उसी समय बाहर से किसी ने आवाज़ दी, आभा जी। उस आवाज़ को सुन आभा अपने विचारों के पीछे छोड़कर बाहर आई तो देखा कल ही एक महिला यहाँ आई थी जो इतना रो रही थी कि किसी की बात ही नहीं सुन रही थी। सबको लगता है कि आभा ही उसे चुप करा सकती है, इसीलिए आभा को बुलाया गया था। आभा उस महिला के पास बैठ गई और उसे अपने तरीके से समझाने लगी। थोड़ी ही देर बाद उसने अपना रोना बंद कर दिया और सबके साथ मिलकर खाना खाने के लिए तैयार भी हो गई। आभा ने महसूस किया है कि इन दिनों उसकी तबीयत खराब हो रही है। थोड़ा सा काम करने या चलने से सांस फूलने लगी थी। प्रकाश जी ने एक बार उन्हें इस हालत में देखा और डॉक्टर को बुलाया, लेकिन आभा ने दवाई लेने से मना कर दिया था। उसने प्रकाश जी के हाथों में 2 कवर दिया, एक वरुण के लिए और दूसरी आश्रम के ट्रस्टी के लिए। प्रकाश जी ने कहा कि आपके बेटे को फ़ोन कर देता हूँ। आभा ने मना नहीं किया। पूरे आश्रम में यह बात फैल गई थी कि आभा जी की तबीयत खराब हो गई है। सब लोग दुखी थे क्योंकि आभा से हर किसी ने मदद पाई थी। वरुण मेघा के साथ सुबह की फ़्लाइट लेकर आया। उसके आने के बाद ही विनीता भी आ गई थी। दोनों मैनेजर के कमरे में बैठे हुए थे। प्रकाश जी ने चपरासी को भेजा था कि आभा को बुला लाए। इन लोगों की बात हो ही रही थी कि चपरासी आकर कहने लगा कि आभा जी तो अभी तक सो रही हैं। प्रकाश जी, वरुण, विनीता तीनों हड़बड़ा कर उठे कि ये क्या है, अभी तक आभा जी सो रही हैं। जल्दी से उनके कमरे में पहुँचे। विनीता भागकर माँ के पास पहुँची। माँ को छूकर उसे लगा कि कुछ हो गया है। उसने भाई की तरफ देखा। प्रकाश जी कुछ कहते उसके पहले ही किसी ने डॉक्टर को खबर कर दी थी। डॉक्टर ने उन्हें देखते ही कहा कि आभा जी गहरी नींद में सो गई हैं। विनीता और वरुण खूब रोने लगे। आश्रम के लोगों ने आभा को खो दिया था। वरुण को गिल्टी फील हो रहा था कि उसने माँ को अकेले ही छोड़ दिया। उसने सारे कार्यक्रम रीति रिवाजों के अनुसार ही किया। जब वे जाने लगे तो प्रकाश जी ने वरुण के हाथ में 2 सील कवर रख दिया। वरुण वहीं बैठकर विनीता, मेघा और प्रकाश जी के सामने उसे खोलने लगा। पहले कवर में उसने अपने पति की पेंशन के पैसे और फिक्स्ड डिपॉजिट आश्रम की ट्रस्टी के नाम कर दिया था। दूसरी कवर में उसने वरुण के नाम पत्र लिखकर रखा था। साथ ही कुछ कागज़ भी थे। मेरा प्रिय कान्हा, ढेर सारा प्यार। तुम्हें याद है, इस नाम से मैं तुम्हें प्यार से पुकारती थी, पर तुम मुझसे लड़ता था कि मुझे वरुण पुकारो। दोस्त मेरी हंसी उड़ाएंगे। वरुण, तुमने जो कुछ भी किया है उस पर मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मेघा ने और तुमने जो कुछ भी किया वो अपने बच्चों के सामने किया है। एक बार भी तुम लोगों ने नहीं सोचा था कि उन बच्चों के मन पर क्या असर पड़ा होगा। तुम में तो मेरे बताए हुए थोड़े से संस्कार अभी भी बचे हुए हैं, जिसके चलते तुम मेरे लिए पैसे तो भेज देते थे, पर तुम लोगों के बच्चों तो वहाँ पल रहे हैं, तो शायद वे इतना भी नहीं करेंगे। तुम लोगों ने मेरे लिए जो किया है शायद वे वो भी नहीं करेंगे। इसलिए मैंने तुम लोगों के लिए एक फ़ैसला किया है, वो ये कि तुम जो 25,000 रुपये हर महीने मेरे लिए भेजते थे, उन रुपयों से मैंने तुम लोगों के लिए यहाँ बनने वाली नई बिल्डिंग में एक कमरा बुक करवाया है, जिससे बाद में तुम लोगों को परेशानी ना हो। तुम सब खुश रहो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तुम्हारी माँ। पत्र पढ़कर वरुण खामोश हो गया। उसे इस तरह देख विनीता ने पूछा, क्या बात है भाई, आपको क्या हो गया है? उसने पत्र विनीता को पकड़ाया। विनीता ने उसे पढ़कर मेघा को दिया। उसी समय प्रकाश जी अपने हाथों में कुछ कागजात लेकर आए
और कहा, वरुण, आपके लिए हमने पहली मंजिल पर कमरा अलॉट किया है। आप इन कागज़ों पर हस्ताक्षर कर दीजिए। आपके आने तक इस कमरे को किराए पर दे दिया जाएगा। कार में रास्ते भर मेघा कहती जा रही थी कि वरुण, हमने इतने बड़े बच्चों के सामने माँ को वृद्धाश्रम भेजकर गलत किया है। मुझे डर लग रहा है कि हमारे बच्चे हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। विनीता पीछे की सीट पर बैठे हुए सोच रही थी कि न जाने कैसा ज़माना आ गया है। अभी भी मेघा के मन में माँ के गुजरने का दुख नहीं है। अभी भी उसे अपने भविष्य की चिंता सताए जा रही है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।